हाँ जी, सो लेट्स स्टार्ट। आज एक चैप्टर है हमारा एनपीओ। सीबीएसई के अंदर भी और हरियाणा बोर्ड के अंदर दोनों के लिए ये मतलब अगर मैं कहूँ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। बच्चे ना इसको बेसिकली क्या समझते हैं कि यार बड़ा टिपिकल सा चैप्टर है, सब्सक्रिप्शन है, मतलब प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, इस साल की बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, क्या चक्कर है। मतलब बच्चों को ना एक तरह से यह हुआ बना हुआ कि यार बड़ा टिपिकल सा चैप्टर है, बट एक्चुअली मैं आपको बताऊं अगर इसका बेस अगर आपका रेडी हो, स्टार्टिंग की एक क्लास या दो क्लासेस मैं कहूं अगर आपने अच्छे से लगा रखी हैं तो इस चैप्टर से इजी चैप्टर आपको कोई लगेगा नहीं, फ्री के नंबर लगते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर पहले तो हमने जैसे देख रहे हैं कि एनपीओ हम कहते हैं कि एनपीओ का मतलब ही क्या है। एनपीओ का मतलब है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है सर? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है। सर ऐसे कैसे हो सकता है? पॉसिबिलिटी है क्या ऐसा? यार कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होगी कि जो अपना काम कर रही है लेकिन प्रॉफिट कमाना उसका मोटिव ही नहीं है। क्या पॉसिबिलिटी इस चीज की है? वही सही बात आपने बिल्कुल कही, वो बिजनेस थोड़ा ना होगा वो। दैट मीन्स कि कोई एंटिटी, लेकिन क्या वो अकाउंट्स नहीं बनाती होगी? आपने कहा कि बिजनेस नहीं है तो क्या वो अकाउंट नहीं बनाती होगी? जैसे कि मैं कहूँ कोई भी जिमखाना क्लब है, जैसे हमारा पानीपत में आप जानते हो कि जिमखाना क्लब है। इसके अलावा जैसे मैं थोड़ा सा और देखूंगी कि सेवा सोसाइटियां होती हैं, उनको चंदा वगैरह मिलता है। आप देखते ही होंगे कि उनको चंदे की स्लिप नहीं कटवाते होते, चंदे की स्लिप कटते हैं, कुछ मेंबर बनते हैं तो वो भी पैसा लगाते हैं, कुछ पैसा वो भी दान करते हैं। तो इसका अगर हिसाब किताब ना रखा गया, समझ लो, तो पैसा मिस होने की चांसेस हैं, मिस यूज होने के चांसेस हैं। दैट मीन्स कि को पैसा कितना आया, मेरे को तो ये भी देखना पड़ेगा कि यार कितना पैसा आया कितना पैसा गया, मेरे को हिसाब किताब तो होना चाहिए ना। इसके अलावा एनपीओ दैट मीन्स कि जो भी मैं अगर मैं मेरी अकेडमी है, कोचिंग अकेडमी है, मैंने क्यों खोली हुई है? मेरा एक प्रॉफिट मोटिव है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है। दैट मीन्स माई अल्टीमेट गोल इज प्रॉफिट, कि मुझे कहीं ना कहीं पैसा कमाना है, मुझे अपने घर लेके जाना है, मेरा अपना घर चलाना है, मेरा कुछ एक्सपेंसेस है उनको पे करना है। तो मेरा मोटिव बेसिकली क्या है? अर्निंग। हाँ वो बात अलग है कि मैं सेवा काफी करता हूँ साइड बाय साइड, वो अलग चीज है, बट द एंटिटी जिस चीज को मैंने बनाया है वो मेरा मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्निंग। ऐसी ही कुछ मेरी कुछ एंटिटीज ऐसी होती है जिनका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, उनका मेन मोटिव क्या होता है? सेवा। दैट मीन्स कि the main motive of these entities is not to earn profit but to provide services to इसका मतलब क्या हुआ? तो इन एंटिटीज को, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग तो है नहीं। देखो इनका मेन मोटिव क्या है? प्रोवाइड सर्विसेज, टू प्रोवाइड सर्विसेज। ये अपना ये एग्जिस्टेंस में है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कृष्ण सेवा सोसाइटी हमारे यहाँ बनी हुई है, तो हम अगर जितने भी हमारी यहाँ पर हम चंदा प्रोवाइड करवाते हैं तो वो किसके लिए यूज होता है? कि जो भगवान के कार्यों के लिए, राइट। तो क्या वो उनकी अकाउंटिंग नहीं होती? उनको पता नहीं चलना चाहिए कि कितना पैसा हमारे पास आया, कहाँ कहाँ पर लगा, राइट, पूरे साल के अंदर? क्या वो भी बैलेंस शीट बनाते होंगे? यस, बैलेंस शीट तो उनकी बनती होगी। क्या उनका ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता होगा? नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बेसिक मोटिव क्या है? यहाँ तो प्रॉफिट हुआ होगा, यहाँ लॉस हुआ होगा। और प्रॉफिट किसके अंदर होता है? यहाँ तो बिजनेस में होता है ना यार, वो तो बिजनेस थोड़ा नहीं है, हम कोई कमाने के सोर्स से थोड़ा कर रहे हैं कि प्रॉफिट हुआ है। इसके अंदर हम क्या देखते हैं? या तो सरप्लस हुआ होगा, मेरे पास जो पैसा पड़ा हुआ है, राइट, वो पैसा अगले साल यूज हो जाएगा, बट पता तो चलेगा कितना पैसा आया था। मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास चंदा आया 4 लाख रुपए का पूरे साल में, मैंने 3 लाख रुपए ही खर्च किया। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने 11th क्लास में देखा होगा कि यार क्रेडिट साइड पे 4 लाख रुपए की मेरे पास इनकम्स आई या और एक्सपेंसेस मेरे हुए 3 लाख रुपए के, 1 लाख मेरा क्या होता था? प्रॉफिट। और मैं उस प्रॉफिट को, अगर मैं यहां पर तुम्हें बताऊं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये लो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, इस साइड पे मेरे क्रेडिट साइड पे मैं दिखाता था कि मेरे टोटल आया 4 लाख, राइट। 4 लाख रुपीज अगर मेरा टोटल आया, 3 लाख के मेरे क्या हो गए हैं? एक्सपेंस हो गए हैं। तो मेरे को 1 लाख जो है ये मेरा क्या होता था? प्रॉफिट। इसको मैं कहता था ये मेरा प्रॉफिट है। और इस प्रॉफिट को मैं क्या करता था? बैलेंस शीट के अंदर जब मैं अपनी बैलेंस शीट बनाता था तो उस बैलेंस शीट के अंदर बेसिकली मैं क्या करता था? इसको अपनी कैपिटल में ऐड कर देता था। हाँ कि ना? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये मेरा पैसा है तो मैं इसको घर ले जाता हूं, राइट और नॉट।
ये मेरा ऐसा पैसा होता था जो मैंने कहा मेरा प्रॉफिट, मालिक का प्रॉफिट, मैं मालिक, मैंने कैपिटल लगाई थी और इस कैपिटल को लगाने के बाद जो मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ वो मेरा प्रॉफिट है, मैं अपनी कैपिटल में ऐड कर लेता था। क्या यही होता था? और जो लॉस होता था तो मैं उसको अपनी कैपिटल में से लेस कर देता था। शायद इसमें किसी को कोई शक नहीं होगा, हमने 11th में बहुत घिसाया इस टॉपिक को, बहुत चैप्टर बहुत अच्छे से किया भी होगा हमने। तो ये जो प्रॉफिट होता था मैं इस प्रॉफिट को अपनी कैपिटल में ऐड कर लेता था। ऐड करने का मतलब ही होता था कि मालिक कहता था कि बेटे पहले बिजनेस से मेरे को लेने थे फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए, अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, अब बिजनेस से मैं कितने लूंगा? मैं बिजनेस से 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लूंगा क्योंकि प्रॉफिट भी तो मेरा ही है। अब मैं कितना लूंगा? अब मैं 11 लाख रुपए लूंगा। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत हैं? लेकिन यहां पर जो पैसा बचा है, मेरी बात समझना, यहां पर जो 1 लाख रुपए फॉर एग्जांपल मेरा जो मेरे पास टोटल चंदा आया था 4 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए मैंने उनमें से यूज कर लिया, राइट, 1 लाख रुपए बचा है, क्या वो प्रॉफिट है? क्या वो कोई मेंबर जो होगा उसके सोसाइटी का मेंबर है वो कहेगा मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मैं लेके चला घर? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है भाई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो पैसा घर नहीं लेके जाएगा, ना ही कोई मेंबर अपने घर लेके जाएगा, ना ही कोई कहेगा कि मैं मालिक हूं इसका। वो पैसा क्या होगा? सरप्लस है, वो अगले साल यूज हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ है? हाँ जी, वो कोई अपने घर लेके नहीं जाएगा तो वो पैसा कहां पर रहेगा? वहीं पर पड़ा रहेगा। दैट मींस वो अगले साल यूज हो जाएगा, हम उसको अगले साल यूज कर लेंगे। शायद मेरी बात से आप सहमत होंगे। इसके बाद मैंने एक चीज इसके अंदर और बतानी थी कि ये हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। पहले नंबर पे इसके अंदर जो हमारे कुछ मेंबर्स होते हैं जब हम फॉर्म करते हैं तो ये बेसिकली ट्रस्ट की फॉर्म में बना होते हैं, सोसाइटीज की फॉर्म में बना। चैरिटेबल सोसाइटीज आपने सुना हुआ है? चैरिटेबल ट्रस्ट मतलब चैरिटी के लिए कामों के लिए जो बनाए जाते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट या सोसाइटीज जो बनी होती हैं। समाज सेवा बेसिकली बोली जाए तो समाज सेवा, और समाज की सेवा करने पे भाई कोई कमाया नहीं करता, और अगर कोई कमाएगा तो उसको जेल के पीछे डाला करते हैं, है कि नहीं? और ये अकाउंटिंग बेसिकली वही काम करवाती है, हमें बताती है ना, या हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। हम बेसिकली 12th क्लास में हमें ये चैप्टर अकाउंट में डाला ही क्यों गया? वो कहते हैं कि तुम ध्यान रखो कितना पैसा आया था चंदे का, लोगों ने बेचारों ने दिल की भावनाएं जुड़ी हुई हैं इसके साथ, हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। जिस बंदे ने पैसे दिए होंगे सेवा के तौर पे कि जी मेरा पैसा लगा लो यार, मेरा भी पैसा बिजनेस में लगा लो, तो वो पैसा उसने अपनी पूरे इमोशंस के साथ दिया होगा कि किसी अच्छे काम के लिए यूज होगा। अब वही अगर मेंबर्स बीच में क्या अगर घपले करने लग जाए, घपले समझते हो ना, बीच में से उसका मिस यूज करने लग जाए, पर्सनल पर्पस के लिए यूज करने लग जाए, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस दिखाने लग जाएं, मेरी बात समझ रहे इस चीज को, तो वो दिल पे लगेगा भाई। वो लोग जिन्होंने बड़े ईमानदारी से बेचारे उन्होंने पैसा कमाया हुआ है और लोगों की भलाई के लिए वो पैसा देना चाहते थे, लेकिन वो लोगों की भलाई के लिए नहीं हो रहा, मेंबर अगर किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो उनको दुख होगा, डेफिनेटली होगा उनको दुख। तो इस दुख का भागीदार किसी को ना बनना पड़े तो हमें ये चैप्टर दिखाया गया। तुम अकाउंटिंग करो अच्छे से, तुम्हारे पास हर एक चीज का प्रूफ होना चाहिए। दैट मींस कि वट एवर यू आर स्पेंडिंग आपके पास क्या होना चाहिए? उसका प्रूफ होना चाहिए और बिल होना चाहिए, सारे कुछ उसी के बेस पे हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। क्लियर हो गया? तो रिकॉर्डिंग तो एनपीओ को भी करनी होगी। शायद मेरी बात से आप सहमत होंगे, राइट? ओके, तो इसके बाद मतलब ये बेसिकली मैंने बता दिया ट्रस्ट या सोसाइटीज के फॉर्म में काम करते होते हैं, राइट? और हम उन्हीं की क्या करते हैं? अकाउंटिंग। और मेन एम इनका क्या है? सर्विस प्रोवाइड करवाना। मेन इनका सर्विस प्रोवाइड करवाना है। कुछ मेंबर्स होते हैं इनके अंदर, इलेक्टेड मेंबर्स, जो सारा काम देखते हैं। कि आपने भी देखा होगा आपके एरिया में भी कुछ जैसे होता है ना, कॉलोनियों की सोसाइटीज बनी होती हैं, कुछ कॉलोनीज होती हैं, प्रधान बनाता है कॉलोनी का प्रधान, है कि नहीं? प्रधान जी बोलते हैं, प्रधान जी, सेक्रेटरी जी, ये हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी है, ऐसे बोलते हैं, सेक्रेटरी जी। अब इसका मतलब क्या हुआ? प्रधान जी, सेक्रेटरी जी, उनको चुना होगा ना कुछ लोगों ने कि ये हमारे एरिया के जितने भी काम है, सेवा के काम है, ये उनको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। क्लियर हो गया? तो कुछ मेंबर्स होते हैं इनके अंदर। और जो सरप्लस होता है, मैंने तुम्हें क्या बताया? क्या सरप्लस बांट लेते हैं मेंबर आपस में? सरप्लस नहीं बटेगा, सरप्लस नहीं बटेगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर कोई बिजनेस एंटिटी हो, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप में काम करती है, प्रोप्राइटरशिप आप जानते हो, जैसे मैं अकेला हूं, जैसे 11th में आपने किया, तो उस प्रॉफिट को हम क्या करते होते हैं? बांट लेते हैं। बांट तो मैं अकेला अपने घर पे ले जाता हूं, राइट? पार्टनरशिप में आपने क्या किया? जो प्रॉफिट होता था, क्या पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं? यस। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बेसिक मुद्दा ही क्या था? बेटे अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, वहां हम बांटते हैं, दैट इज एप्रोप्रिएट करते हैं, किनमें? अमंग पार्टनर्स। प्रॉफिट को पार्टनर्स में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। क्लियर हो गया? तो वहां पर भी हम क्या करते हैं? पैसे को बांटते हैं, घर को लेके जाते हैं, पार्टनर की कैपिटल में ऐड कर देते हैं, जितना जितना पोर्शन होगा, यही होता है।
अब बात आई सर यहां पर हम बांटेंगे नहीं, यहां हम क्या करेंगे, यूज करेंगे कहां पर, एनपीओ के अंदर। नेक्स्ट ईयर यूज कर लेंगे, सरप्लस को बांटा नहीं जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा इसके बाद हम यहां पर बात आती है सर अब हमें यह तो बताएं कि पार्टनरशिप के अंदर तो हम अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैलेंस शीट, ये चीजें बनाते थे। सर इसमें भी बनाएंगे? मैंने कहा बैलेंस शीट तो देखो बनती है। अब इसके भी कुछ एसेट्स होंगे, इन्होंने कुछ खरीदा होगा, फिक्स एसेट्स ये भी खरीदते होंगे, हाँ कि ना, कुछ इनके भी करंट एसेट्स होंगे, इनके भी कुछ लायबिलिटीज हो सकती हैं, इनके भी कुछ कैपिटल फंड कहते हैं, एक्चुअली कैपिटल नहीं कहते इसमें, तो इसके भी कुछ कैपिटल फंड, मतलब वो चीजें तो है ना इसके अंदर भी। तो बैलेंस शीट तो ये भी बनाते होंगे, डेफिनेटली बैलेंस शीट तो बनानी है। तो सर और कौन से अकाउंट बनाते होंगे, मेरे को प्लीज पथ प्रदर्शित करें, पथ प्रदर्शित करें किस चीज का, सर अकाउंट्स कौन कौन से बनाते होंगे। तो मैं बेसिकली आपको बताता हूं 3 अकाउंट हैं जो हमें बनाने हैं। अब वो 3 अकाउंट कौन से हैं जिनके बारे में मुझे इस चैप्टर के अंदर नॉलेज होनी चाहिए। पहला अकाउंट है कौन सा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा अकाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड थर्ड इज बैलेंस शीट। आप जानते ही हो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। ओके, तो बैलेंस शीट मेरे को लास्ट में बनानी, मेरे को ये 3 की पूरी भरपूर श्रद्धा के साथ मेरे को सीखने हैं। दिल में श्रद्धा जगाओ और हमें करना है आगे, ठीक है। अभी हम ये करते हैं कि अच्छा ये डिफरेंस तो आपको क्लियर हो गया ना कि एनपीओ और प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस क्या होता है, इनका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट मोटिव होता है किसका, बिजनेस वालों का, ठीक है, जिनका प्रॉफिट मोटिव है। मैं तो एम ही चेंज हो गया ना, ये तो प्रॉफिट के लिए आया ही नहीं है, ये सेवा के लिए आया है, सर्विसेज देने के लिए आए हुए हैं। सर्विसेज मतलब सेवाएं कुछ ना कुछ देने के लिए, ठीक है। दूसरा कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड। कैपिटल किसकी होती है, मालिकों की होती है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैंने कैपिटल किस इंटेंशन, अगर मैं बिजनेस में पैसा लगाता हूं, प्रॉफिट मोटिव के लिए अगर लगाता हूं, तो कैपिटल लगाता हूं तो हम क्या बोलते हैं, कैपिटल लगाई, अभी मैंने इस बिजनेस में इतनी पैसे लगाए तब जाके मैं पैसा कमा पा रहा हूं। क्या यही लैंग्वेज होती है हमारी। तो वहां पर जब बिजनेस होता है तो वहां मेरा वर्ड यूज होता है कैपिटल, बट जहां पर प्रॉफिट मोटिव नहीं है वहां मैं कहता हूं कैपिटल फंड लगा हुआ है। मेरे पास लोगों का पैसा जो इकट्ठा फंड, किसी ने 100 दिए होंगे, किसी ने 200, किसी ने 500, इकट्ठे हुए हैं पैसे, अगर उनमें से कुछ पैसा यूज हो गया है तो उसको हम उसमें से लेस कर देंगे, कैपिटल फंड में से कम हो जाएगा ना, और कुछ पैसा जो अभी भी पड़ा हुआ है वो कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। यही करते हैं हर साल, वो फंड बढ़ता रहता है, कुछ जब यूज करना उसमें से निकालते रहता है। दैट मींस कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड। दूसरी चीज, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो नॉर्मल बिजनेस हम करते हैं तो वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, राइट, क्योंकि यहां तो प्रॉफिट होएगा या लॉस होएगा। क्लियर हो गया। दूसरी चीज, उस प्रॉफिट के साथ हम बैलेंस शीट बनाते होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ये भी बात पक्की है। यहां हम क्या बनाएंगे, अभी हमने 3 अकाउंट बोले, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट। क्या क्लियर है आपको। दैट मींस यहां पर हम ये 3 चीजें बनाएंगे। सर वहां पर तो प्रॉफिट एंड लॉस बोलते थे, तो यहां पर क्या बोलेंगे, यहां सरप्लस या डेफिसिट। क्लियर हो गया। सरप्लस का मतलब है मेरे पास पैसे बचे हुए हैं, एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, मतलब खर्चे निकालने के बाद भी मेरे पास कुछ पैसा बचा हुआ है, वो अगली बार यूज कर लेंगे। और डेफिसिट का मतलब क्या है, ओ माय गॉड पैसा नहीं था, ज्यादा लगा बैठा हूं। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये डेफिसिट का केस आता है। यहां पर सरप्लस एंड डेफिसिट का केस आते हैं। क्लियर है यहां पर दोनों वर्ड। ओके, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की बात आती है तो सर क्या इसमें एनपीओ के अंदर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जब प्रॉफिट ही नहीं होता तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ही नहीं है। यहां तो क्या होता है, सरप्लस होता है कि नहीं। अब वहां होता है। ओके, इसके बाद हमने एक बात करी, सर अब रिसीट एंड पेमेंट के बारे में थोड़ा प्रकाश तो डालें। ये है क्या, ये क्या चीज है जिसको मेरे को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को मेरे को अब सीखना है। दैट मींस कि अगर मेरे को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पहले नंबर पे मैं क्या करता हूं, देखो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये लो अकाउंट है, एक डेबिट साइड होगी और एक क्रेडिट साइड होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। दिस विल बी द डेबिट साइड एंड दिस विल बी द क्रेडिट साइड, राइट। सेकंड चीज, सर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या आएगा, क्या इसमें सारी इनकम्स आएंगी, क्या इसमें सारी पेमेंट्स भी आएंगी। ओ माय गॉड, मैंने कहा चलो ठीक है सर, अगर इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का पहले तो ये बताओ कि नेचर क्या होगा, क्या ये पर्सनल अकाउंट होगा या रियल होगा या नॉमिनल होगा। इट विल बी अ रियल अकाउंट, रियल। सेकेंड चीज,
सर मेरे को पहले कृपया एक और चीज बताएं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या सिर्फ इसी साल के खर्चे आते हैं? ये खतरनाक चीज थी। ये इस साल, मेरा वर्ड याद रखना, मैं बड़ा खतरनाक बोलता हूं। ये इस पूरे चैप्टर के अंदर मैं ये वर्ड पे पूरा दबाव देके बोला करूंगा, इस साल। आने वाले टाइम पे कुछ क्लासेस के अंदर भी तुम्हें ध्यान रहेगा, इस साल या उस साल या क्या चक्कर है, मैं तुम्हें उसको पूरा दबाव देके बताऊंगा, ठीक है? और इन्हीं दो वर्ड्स के ऊपर पूरा चैप्टर डिपेंड करता है, ये मेरी बात याद रखना, ठीक है? अब ध्यान से सुनो। दूसरा एक क्वेश्चन आता है, सर इसमें कौन से खर्चे आएंगे? सर इसमें कौन से खर्चे आएंगे? क्या इसमें इस साल के खर्चे आएंगे, पिछले साल खर्चे आएंगे, अगले साल के खर्चे आएंगे? इस साल की इनकम आएगी, पिछले साल की इनकम आएगी, या किसी भी साल की इनकम आएगी? है सर, एक हमारे खर्चे होते हैं रिवेन्यू नेचर के खर्चे होते हैं, और एक हमारे खर्चे होते हैं कौन से? कैपिटल नेचर के खर्चे होते हैं। शायद मेरी बात को आप जानते हैं। रिवेन्यू नेचर कौन से होते हैं? रिवेन्यू नेचर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, रिवेन्यू एक्सपेंस एंड कैपिटल एक्सपेंस, राइट? दूसरा रिवेन्यू इनकम एंड कैपिटल इनकम। समझ में आ गई चीज? अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई है जो ये कह सकता है कि सर मैं बताता हूं रिवेन्यू इनकम कौन सी होती हैं? हाँ बताओ, आई एम वेटिंग। कैपिटल पता है? ओके, कैपिटल कौन सी होती है? फिक्स्ड असेट्स बेच के। बहुत अच्छी बात है। दैट मीन्स कि फिक्स्ड असेट्स बेच के जो मेरे पास इनकम आई, वो मैं इसको क्या कहता हूं? कैपिटल इनकम आई है। और रिवेन्यू नेचर का कौन सा होता है? वो इनकम जो मेरे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से आई हुई है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? मतलब कि द इनकम विच कम्स फ्रॉम द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो मेरा काम है यार, मेरा काम ट्यूशन पढ़ाना, तुम लोगों की जो फीसें आएंगी, तो मेरे लिए वो फीसेस मेरे लिए क्या चीज है? मेरे लिए रिवेन्यू नेचर की इनकम है। और समझ में आ गई चीज? और वो मेरे लिए क्या है? रिवेन्यू है, रिवेन्यू नेचर की मेरे पास आ रही है, कंटिन्यूस आ रहे हैं, राइट? जो मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से आ रहे हैं, राइट? और जो ऐसी इनकम जो मेरे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, मेरा काम पढ़ाना, लेकिन फिर भी ये एसी पढ़ा हुआ था, ये एसी पढ़ा हुआ, इसकी WDV वैल्यू, जब तुमने डेप्रिसिएशन का चैप्टर करके आए हो, इसकी मतलब वैल्यू इस वक्त मैं कहूं बुक वैल्यू कितने की? सिर्फ 10,000 रुपए की पड़ी है। यूज कर ले मैंने काफी। इस एसी को मेरा मन आया, मैंने कहा बेच देना बेटा, बेच। किसी ना किसी को चिपका, मैंने OLX पे ऐड डाली, लिखा 25,000 रुपए, 25,000 की मैंने एसी का रेट लिखा। खिसकाते खिसकाते जब कोई कस्टमर मेरे पास आया, मैंने चिपका दिया 15 का। क्या 5,000 रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा हैं? कैपिटल नेचर का हो गया ये? हाँ के ना? तो वो 5,000 जो मेरे लिए कैपिटल नेचर का है, मेरा बिजनेस थोड़ा ना एसी बेचना, वो तो बाय चांस की बात है, मैंने कोई फिक्स रेट अपना बेच दिया। इसको लाया मैं किसके लिए था? यूज करने के लिए बिजनेस में, ताकि मैं प्रॉफिट कमा सकूं, राइट? लेकिन इसको जब मैंने बेच दिया तो मेरे को प्रॉफिट हुआ 5,000 रुपए का। तो इस प्रॉफिट को मैं क्या बोलूंगा? मेरे बिजनेस का प्रॉफिट है? नहीं, दिस इज नॉट माई ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दिस इज नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर हो गया चीज? तो प्रॉफिट तो है, पैसा तो है भाई, सीधी सी बात है। तो 5,000 रुपए का जो मेरे को प्रॉफिट हुआ है, दिस इज नॉन प्रॉफिट, इसको कैपिटल नेचर का बोला जाता है। क्लियर हो गया? तो सर मेरे को एक चीज जाननी है, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? मैंने कहा बेटा ये वो माता का माल है, का गोलक समझ लो। गोलक समझ लो, गोलक। गोलक जानते हो? श्रद्धा के अनुसार जो आया डाल दिया। ये श्रद्धा है, ये आया, ये मैंने डाल दिया। श्रद्धा मतलब श्रद्धा कपूर नहीं, श्रद्धा दिल से जो निकलती है श्रद्धा। असल में तो वो भी दिल से ही निकलती है कईयों के, लेकिन फिर भी हमने फील लेनी है। फिर फील की बात आ गई, मतलब हमने फील लेनी है किस चीज की? श्रद्धा के अनुसार मैंने डालना है। कहां पर? गोलक में पैसे डालने हैं। अब श्रद्धा, बड़ी ज्यादा श्रद्धा होगी है, तो इतनी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्टिल चलो कोई बात नहीं, हम बात करते हैं इसके बारे में। अब यहां पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर सर क्या रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंस आएंगे? मैंने कहा हाँ आएंगे। सर क्या कैपिटल नेचर के एक्सपेंस आएंगे? मैंने कहा हाँ जी हाँ आएंगे। सर क्या रिवेन्यू इनकम आएंगी? आएंगी। क्या कैपिटल इनकम भी आएंगी? आएंगी। मतलब जो आया लिख दो, चाहे वो रिवेन्यू नेचर का है, चाहे वो कैपिटल नेचर का है, लिख दो। जो गया वो भी लिख दो, चाहे वो रिवेन्यू नेचर का है, चाहे वो कैपिटल नेचर का है, लिख दो। तो सर एक चीज बताओ, लिखना क्या सिर्फ इसी साल के खर्चे हैं? जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने किया था, आपने लिखा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2018 2017, आपने लिखा होता है 2017 2018। क्या उसके अंदर जब हम एडजस्टमेंट्स करते हैं, एक्रूअल का कॉन्सेप्ट है, अगर आपने ध्यान से दिया हो, एक्रूअल क्या कहता है? 11th चैप्टर 11th में किया था,
बिल्कुल, दैट मीन्स कि इस साल के खर्चे इसी साल में दिखाऊंगा, इस साल की इनकम इसी साल में दिखाऊंगा, यही होता है अक्रूवल का कॉन्सेप्ट, यही कहता होता है। चैप्टर नंबर 3 था, शायद आपने ध्यान से किया हो, राइट, हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का चैप्टर था, उसमें चैप्टर नंबर 3 अक्रूवल, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, इसके ऊपर मैं बता दूं हमारा AS 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, उसके अंदर हमें कुछ बेसिक अजम्पशंस दी गई हैं। दैट मीन्स कि उन 3 अजम्पशंस ही शायद आपको याद हो, कौन कौन सी थी? गोइंग कंसर्न, दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा अक्रूवल। तो हम मानते हैं कि हम इस, अगर मैं अपनी जो बैलेंस शीट बनाता हूं तो क्या इसी साल के अपना सारा एक्सपेंस उसमें असेट्स दिखाता हूं? अच्छा, बिल्कुल सही पकड़े हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब मैं बनाता हूं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मैं हमेशा एडजस्टमेंट करता होता हूं आउटस्टैंडिंग की। आपने कर के आए हो 11th में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब वो एडजस्टमेंट हम करते क्यों हैं? मेरे को इसी साल की इनकम दिखानी है और इसी साल के एक्सपेंस दिखाने हैं। अगर मैंने कोई एक्सपेंस अगले साल का कर रखा है तो वो टोटल एक्सपेंस मेरे ज्यादा हो गए हैं, उन एक्सपेंस में मैं क्या करता हूं, अगले साल के एक्सपेंस लेस कर देता हूं। क्यों? वो तो अगले साल में आना चाहिए, इस साल में क्यों शो करूं? यही करते हैं हम, हाँ के ना? कोई ऐसी इनकम जो मेरे को अभी तक रिसीव नहीं हुई, मेरी बात समझ आ गई है, तो वो मैंने इसमें नहीं लिखी होगी क्योंकि रिसीव ही नहीं हुई है, राइट, लेकिन है तो इसी साल की इनकम ना, वो मेरे को रिसीव कब होगी? अगले साल में। तो मैं क्या करता हूं भाई, इसी साल की इनकम इस साल में ऐड कर, ये करते हैं ऐड कर। इसका मतलब कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या दिखाते हैं? सिर्फ इस साल के एक्सपेंस और इस साल के इनकम। मेरी बात समझ में आ गई है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम यही करते होते हैं। सर तो क्या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में भी करेंगे? मैंने कहा नहीं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने क्या श्रद्धा, पैसा आया है, चाहे वो इस साल से रिलेटेड हो, चाहे वो पिछले से रिलेटेड हो, चाहे वो एडवांस आ गया अगले साल का, बेटा श्रद्धा के अनुसार लिखो। मेरी बात समझ आ गई? क्लियर है चीज? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर मेरे को क्या करना है, अगर मेरे पास पैसा आया है, चाहे वो इस साल का आया है, चाहे वो अगले साल का आया है, चाहे वो पिछले साल का आया, किसी भी साल से रिलेटेड पैसा अगर मेरे को इनकम आई है ना, रिसिप्ट हुआ है, कुछ मेरे को मिला है, तो मैं लिखूंगा। क्लियर हो गया? बिना ये सोचे समझे कि सर ये इसमें आएगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में भी सब कुछ है। वो डस्टबिन, यू कैन से डस्टबिन। सर रिवेन्यू, यस। कैपिटल, यस। इस साल का, यस। पिछले वाला, यस। अगले वाला, यस। मतलब कि इसके अंदर आपको सोचना समझने की क्षमता साइड पे कर दो। दिस इज लाइक अ कैश बुक। जैसा ना कैश बुक में पैसा आता है हम लिख देते हैं, और पैसा जाता तो हम क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं। यही करते हो? पैसा आता तो तुम लिख देते हो, पैसा जाता तो तुम घटा देते हो। यही करते थे कैश बुक के अंदर। तो यहां पर भी क्या है, पैसा आएगा तो मैं लिख दूंगा, पैसा जाएगा तो मैं तो भी लिख दूंगा, कम कर दूं। क्लियर हो गई चीज? तो यहां पर हमें ज्यादा दिमाग पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गया? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर नेचर ऑफ अकाउंट हमने देख लिया, और इसके बाद हमने क्या किया, क्या इसका ओपनिंग और क्लोजिंग भी होगा? हाँ होगा कि नहीं होगा? सोच के चलो। 31 मार्च रात के 11:59 पे जो बैलेंस मेरे पे पड़ा हुआ है, क्या वो ऑटोमेटिक अगले 1 तारीख को खत्म हो जाएगा क्या? रात के 12:01 में डिलीट का ऑप्शन आ जाता है क्या? वो तो पड़ा ही होगा ना वहां पर। दैट मीन्स कि यहां पर इसका ओपनिंग भी होगा और क्लोजिंग भी होगा। लाइक क्लियर है? अच्छा, उसके बाद एक मेरे को और बताओ, जो डेबिट साइड होती है वो हमारी क्या कहलाती है? रिसिप्ट साइड। हाँ जी, रिसिप्ट साइड। दैट मीन डेबिट में क्या कहता हूं, सारी रिसिप्ट्स हैं। रिसिप्ट्स हैं, आते गए कोई भी चीज ली तो मैं इसमें डेबिट साइड में लिख दूंगा, और कोई भी चीज गया तो मैं कुछ किधर लिख दूंगा? क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा। क्लियर हो गया? दूसरी चीज मेरे को एक चीज और जाननी है, मतलब डेबिट साइड पे मैं सारी क्या लिखूंगा? रिसिप्ट्स लिखूंगा, और क्रेडिट साइड पे मैं क्या लिखूंगा? सारी की सारी पेमेंट्स लिखूंगा। अब मेरे को कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को पूछता हूं। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट है, मेरे को मिलता है। सब्सक्रिप्शन क्या? चंदा मिलता है। क्या ये एनपीओ के लिए रिवेन्यू नेचर होगा, कैपिटल नेचर का होगा? भाई चंदे से तो चलना है बेचारा, लोग चंदा नहीं देंगे तो चलेगा कैसे? दैट मींस ये तो रिवेन्यू आइटम होगी ना इसके लिए। तो वो रिवेन्यू आइटम है, क्या वो रिसिप्ट है? क्या वो डेबिट साइड पे आना चाहिए? क्या वो डेबिट साइड पे आना चाहिए? तो क्या वो डेबिट साइड पे लिखेंगे? लिखेंगे। डेबिट नहीं, वो रिसिप्ट है। चलो एक और चीज है, मैंने
स्टेशनरी खरीदी, मेरे को भी हिसाब किताब रखना पड़ता है, मेरे को कुछ रजिस्टर खरीदने पड़े, एक्सपेंस करना पड़ेगा ना मेरे बेसिकली। तो क्या ये रिवेन्यू नेचर का खर्चा है या कैपिटल नेचर का खर्चा है? रिवेन्यू नेचर का। भाई डेली का काम है, भी पेन तो चाहिए लिखने के लिए, मेरे को रिकॉर्ड मेंटेन करना है, एनपीओ का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, या कुछ लोगों को सैलरी पे करनी है फॉर एग्जांपल, वहां पर भी जो बंदे रख रखे हैं हमने। फॉर एग्जांपल मैंने इस बंदे को बोला यार तू उस कंपनी को छोड़ के आ जाना, तो बड़ा अच्छा अकाउंटेंट है, तो हमारे एनपीओ के अकाउंट संभाल, ये फ्री में करेगा? ये कहेगा तुम सेवा कर रहे होगे, मैं नहीं कर रहा, मेरे घर में बीवी बच्चे हैं। वो बात अलग है कि भैया खुद बच्चा है, लेकिन स्टिल हम मान लेते हैं कि इसके घर पे बीवी बच्चे हैं, तो उस अजम्पशन के साथ क्या ये फ्री में काम करेगा? ये तो पैसे मांगेगा ना। तो ये भी क्या एक रिवेन्यू नेचर का खर्चा है, कंटिन्यूस होएगा, राइट? अच्छा, क्या ये रिवेन्यू नेचर का खर्चा तो क्या पेमेंट साइड पे लिखूं, रिसीट एंड पेमेंट में क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा? यस, ओके। मेरे को बिल्डिंग खरीदनी पड़ी, एनपीओ को एक बिल्डिंग बनानी पड़ी, या कोई भी कोई ऐसा काम करना पड़ा, बिल्डिंग या फर्नीचर कुछ लेना पड़ा, तो क्या ये रिवेन्यू नेचर का है कैपिटल नेचर का? ये कैपिटल नेचर का है। यार इसके अंदर तो मेरे ख्याल सिर्फ रिवेन्यू आते हैं, कैपिटल तो आता ही नहीं। सब आता है, बिल्कुल यहां सब आता है। दैट मींस दिस इज आल्सो अ पेमेंट, चाहे वो रिवेन्यू की हो कैपिटल की हो, मेरे को मतलब नहीं है। इसके अंदर क्या आएगी? यस आएगी। क्लियर हो गया तुमको? कुछ ये एग्जांपल्स है जो मैं तुम्हारे बात करी, जिसके बारे में मेरे को बात करनी थी। तो अभी ये चीज क्लियर हो गई है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ डस्टबिन, कुछ मर्जी डालो। क्लियर हो गया? और उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या बोला? रिवेन्यू यस, कैपिटल यस, एक्सपेंस भी और इनकम्स भी, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे इस साल के हैं या अगले साल के हैं कोई मतलब नहीं है, सब आएंगे। अगर गया है तो पेमेंट में लिख दो, आया है तो रिसिप्ट में लिख दो। क्लियर है चीज? ओके। अब यहां पर एक चीज बताओ, हम कुछ एक्सपेंसेस याद है, डेप्रिसिएशन नाम का एक खर्चा होता था, हाँ के ना? तुमने यार चैप्टर पढ़ के आए हो प्लस वन में पूरा। डेप्रिसिएशन मेरे जेब में से कितने पैसे निकलते थे बताओ? कैश जाता था मेरा बिजनेस में से। तो हमने एक लाइन पढ़ी होगी वहां पर, बड़े जोरों शोरों से टीचर पढ़ाते हैं, तो बेटा डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस, मतलब मैं हर साल उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे दिखा देता हूं कि मेरा खर्चा हो गया। कितने रुपए का जी? फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए की मशीन थी, 10% लग गया, 1,000 रुपीज मेरा खर्चा हो गया, मैं उससे अपना प्रॉफिट कम कर देता हूं, हाँ या ना? ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं यहां पर 2 डेप्रिसिएशन नाम का 1,000 रुपीज का एक्सपेंस दिखाता हूं। क्या इससे मेरा प्रॉफिट कम होता था? होता था। कैश कहां गया था? कैश जाता कभी? कैश तो कभी गया ही नहीं था यार। तो ये क्या नॉन कैश एक्सपेंस हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो मैं दिखाता हूं, मेरे को पूरे अपने एक्सपेंसेस दिखाने पड़ते हैं, क्योंकि मेरे को ट्रू एंड फेयर प्रॉफिटेबिलिटी बतानी होती है बिजनेस की, कि मैं प्रॉफिट अपना सही मेरे को बताना होता है। तो डेप्रिसिएशन इज आल्सो एक्सपेंस, जो कि कैश में नहीं है तो मेरे को दिखाना तो पड़ेगा, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाता हूं। सर क्या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में भी दिखाऊंगा? यार पेमेंट तो है, क्या ये सॉरी ये एक्सपेंस तो है, ये हम मानते हैं, बट कहीं गया क्या? पेमेंट की क्या? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आएगा। So that means कि any expense which is of the non-cash nature will not be recorded in the receipt and payment account. Clear हो गई चीज? तो that means कि इसके अंदर ये चीज नहीं आएगा। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस जो इसका होगा, जैसे हम ओपनिंग उसका बैलेंस हो सकता है, तो क्या क्लोजिंग नहीं होगा? That means का क्लोजिंग बैलेंस भी होगा। ओके, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली क्यों बनाया गया? कोई मेरे को ये बताए। अगर ये तो सिर्फ क्या करता है, इसका पर्पस क्या? रिकॉर्डिंग सरप्लस और डेफिसिट निकालना। ये सिर्फ मेरे को ये बता देगा कि मेरे पास इतना पैसा आया, इतना पैसा गया। अब आया अगर मेरे पास ज्यादा है, गया कम है, तो मेरे पास क्या बच जाएगा? समझ में आ गई है? इतना बैलेंस मेरे पास पड़ा हुआ है जी, अभी भी पड़ा हुआ है। जस्ट लाइक कैश बुक। कैश बुक में हम क्या करते थे जी? इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, ये जो टॉपिक है ये मेरे पास इतने बैंक में पड़े हुए हैं, हाँ के ना? या कैश वाले कॉलम में जो इतने पैसे मेरे को पड़े हुए हैं जी, इस वक्त भी चेक कर लो, टैली कर लो। क्या यही होता था कैश बुक के अंदर? सेम वही चीज यहां पर है कि दैट मींस कि हम क्या करते हैं, यहां पर भी वही चीज है, हमारे पास बैलेंस बच जाता है। क्या आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्लियर है? फटाफट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या है? रियल अकाउंट। सेकंड, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर क्या ओपनिंग बैलेंस होता है? क्लोजिंग बैलेंस होता है। ओके, इसके डेबिट साइड में रिसीट्स आती हैं या पेमेंट्स आती हैं? रिसीट्स आती हैं। अच्छा, क्रेडिट साइड में पेमेंट्स आती हैं या रिसीट्स आती हैं?
पेमेंट्स। अच्छा पेमेंट में सिर्फ और सिर्फ हम रिवेन्यू की आइटम इंक्लूड करते हैं, राइट? अच्छा कैपिटल भी करते हैं क्या? ओके, रिसीट के मतलब पेमेंट चाहे वो कैपिटल नेचर की हो चाहे वो रिवेन्यू नेचर की हो, दोनों करेंगे, राइट? अच्छा जो लेकिन वो तो उसमें तो सिर्फ यार कैपिटल ही करते हैं। कैपिटल हमारे पास रिसिप्ट आए तो वही रिकॉर्ड करेंगे, रिवेन्यू वाले रिकॉर्ड नहीं करेंगे इसके अंदर, राइट? मतलब दोनों करेंगे, ओके। चलो इसके बाद एक चीज और, इसके अंदर हमने एक और चीज देखी, क्लोजिंग बैलेंस होता है, नॉन कैश वाले रिकॉर्ड जरूर होते होंगे, मतलब नॉन कैश रिकॉर्ड नहीं होना। नॉन कैश का एग्जांपल क्या है? डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा इसके बाद हमने एक चीज और देखो, एक डिफरेंस भी अगर हम लेके चले कि सर फिर तो कैश बुक ही ना मेंटेन कर ले, क्या मेरी बात समझ में आ गई है? कैश बुक के अंदर याद हो आपको, कैश बुक सर मैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहा हूं तो इससे बेटर क्या कैश बुक ही बना लो यार, ऐसी क्या बात है? नहीं सर मैं तो बनाता नहीं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, मैं तो कैश बुक ही बनाऊंगा। तो इसका मतलब देयर विल बी सम डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। चलो कुछ चीजें हैं जैसे कि मैं बोलता हूं बेसिस क्या होता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किस पे बनता है? कैश बुक पे बनता है, कैश बेसिस पे बनता है। पैसा आएगा तो रिसीट है, पैसा जाएगा तो पेमेंट है। सर कैश बुक भी इसी के ऊपर बनता था, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन ईच कैश रिसीप्ट एंड कैश पेमेंट, यही होता था हमारे साथ भी। अच्छा पीरियड क्या होता था? पीरियड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब ये कब बनाया जाता है? लास्ट में बनाया जाता है, कहां से पैसा आया कहां पैसा गया। कैश बुक क्या थ्रू आउट द ईयर मेंटेन की जाती है? डिफरेंस क्लियर हो गया एक तो। ये हम कब बनाएंगे इसको याद रखना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बिकम्स द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। ये एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, लेकिन कैश बुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है? कैश बुक तो हम थ्रू आउट द ईयर बनाते हैं, मेंटेन करते हैं, हर रोज इतने का कैश आया इतने का कैश गया। क्लियर हो गया? दूसरी चीज, कैश बुक क्या डबल एंट्री सिस्टम पे मेंटेन हो रही है? बताओ, डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर, दैट मींस हम डबल एंट्री मेंटेन करते हैं कैश बुक के अकॉर्डिंग, होता है ना डबल डेबिट क्रेडिट के अकॉर्डिंग। नो, डेबिट क्रेडिट के अकॉर्डिंग तो कर रहे हैं कैश बुक, ओके। एंड सेकंड अच्छा यहां पर तो मेयरली हम क्या लिखते हैं? रिसीट है तो लिख दो डेबिट क्रेडिट, हाँ क्या ना? इट इज ए मेयर, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, अकाउंट में लिख रहे हैं दिस साइड पे रिसीट्स दिस साइड पेमेंट्स, ओके। नेक्स्ट इज डेबिट एंड क्रेडिट साइड अगर देखी जाए, इस साइड को हम क्या कहते हैं? डेबिट साइड। अगर एनपीओ के अंदर जो हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं रिसीट्स, इस साइड को हम क्रेडिट साइड को हम क्या कहते हैं? पेमेंट्स। जरा कैश बुक की डेबिट साइड क्रेडिट साइड को हम क्या कहते थे? कुछ नाम देते थे क्या? कैश बुक की डेबिट साइड, कैश बुक की क्रेडिट साइड। डेबिट साइड क्रेडिट साइड हम यही बोलते थे सिर्फ, और कुछ भी नहीं बोलते थे। इनका नाम है डेबिट साइड मतलब रिसीट्स, क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट्स, ओके। अच्छा लेजर फोलियो मेंटेन करते थे उसके अंदर? काहे रे प्राणी, ऐसे काहे बोलत है? अरे लेजर फोलियो याद हो तो कैश बुक हम बनाते हैं कब? कैश बुक इज ए सब्सिडरी बुक, यस और नो? जब तुमने मैं वही चीज बता रहा हूं, शांति ध्यान से इस चीज को समझना। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं 11th के अंदर, अगर आपके टीचर्स ने भी आपको ये बताया ही होगा कि हमारा ना दो तरह से रिकॉर्डिंग करते हैं हम। रिकॉर्डिंग जर्नल, रिकॉर्डिंग हमारी कहां, रिकॉर्डिंग हमारा बेसिकली है ही क्या? रिकॉर्डिंग इज बेसिकली कंसर्न्ड विद, रिकॉर्डिंग कहां करते थे? हाँ जी, वो आपने अकाउंटिंग साइकिल किया होगा। अकाउंटिंग साइकिल सबसे पहले मेरे को वो वाउचर वगैरह कटते हैं, फिर उनको देख के मैं क्या करता हूं? सोर्स डॉक्यूमेंट से क्या करता हूं? रिकॉर्डिंग करता हूं, राइट? सोर्स डॉक्यूमेंट जैसे वाउचर होते हैं हमारे, उनसे मैं क्या करता हूं? रिकॉर्डिंग करता हूं, हाँ या ना? अब रिकॉर्डिंग करने के मेरे पास दो जगह है। अगर मेरा बिजनेस का साइज छोटा है, लाइक मेरे दिन में सिर्फ 20 एंट्री होती हैं सेल की या परचेज की, तो यार मेरे को कुत्ते ने काटा सबकी अलग अलग बनाऊंगा। समझना ध्यान से कि मैं सेल वाली बुक अलग बनाऊं, परचेज वाली बुक अलग बनाऊं। मैं क्या करता हूं? एक ही बुक बना लेता हूं, उस बुक का नाम क्या होता है? जर्नल। याद आया आपको कुछ? दैट मीन्स कि जो जर्नल क्या था, जर्नल बुक होती थी हमारी, वो जर्नल के अंदर मैं क्या करता था? डेबिट और क्रेडिट की सिर्फ यहां पर पर्टिकुलर्स में एंट्रियां करता रहता था, शायद आपको ध्यान हो।
और जर्नल से हम क्या कर लेते थे, आगे लेजर बना लेते थे, उसको कहते बुक्स ऑफ, समझना जर्नल का चैप्टर जब तुमने पढ़ा होगा ना, वहां पर लिखा होगा बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यस और नो? वाई ओरिजिनल एंट्री? बिकॉज वी आर डूइंग फर्स्ट टाइम, वी आर रिकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम, उस ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जा रहा है। कहां से? सोर्स डॉक्यूमेंट से। बिल जो कटा हुआ है ना, उससे उठा के मैं पहली बार बुक्स में लिख रहा हूं, हाँ के ना, इसलिए उसको बोलते थे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और उसके बाद उसको उठा के मैं कहां पे लेके जाता था? लेजर में। शायद मेरी बात से आप लोग सहमत हैं यार? सर आपने फिर एक चीज और भी तो बतानी चाहिए आपको, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री सिर्फ जर्नल वाले चैप्टर के ऊपर थोड़ा लिखा होता था। सर ये तो हमारा जो सब्सिडरी बुक वाला चैप्टर था ना, जिसमें परचेज बुक, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, हाँ के ना, उस चैप्टर के ऊपर भी मेरा यही लिखा होता था। सर मैं आज 11वीं की बुक जाके देखूंगा, मेरे को पक्का यकीन है वो यही लिखा हुआ है, और मैं बता रहा हूं कि यही लिखा हुआ है। रीजन, देयर इज रीजन। वो कौन बनाते हैं? जिनकी ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मेरी बुक है, दिस इज द बुक, इस बुक की 1000 एंट्री हैं, मैं डेली 1000 एंट्रियां करता हूं, सेल की, परचेज की। एक महीने के बाद मैंने अपने अकाउंटेंट को बुलाया, आ भाई इधर, अकाउंटेंट इधर आ जा। ओके, हियर इज माय अकाउंटेंट। तो इस बंदे को मैं आके कह रहा हूं, मैं अकाउंटेंट, इधर आ बेटा, इस बंदे को मैं ये कह रहा हूं, बता सेल कितनी, समझ रहा मेरी बात को, बता मेरी सेल कितनी। ये पहले तरीके को देखेगा, सर पहले तरीके को इसको सेल हुई, इसको सेल हुई, इसको सेल हुई। अगर जर्नल वाली बुक देख रहे हैं, जर्नल में लाइन वाइज लिखते हैं ना वहां पर एंट्रियां, सर पहली तारीख को इस बंदे को, फिर दूसरी तारीख देखा, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, 30 दिनों की सेल मांगने लगा। ये तो पूरा 2 दिन लगा देगा इसी चीज में ढूंढने में, राइट और नॉट? मैंने बाय चांस अभी परचेज पूछ लूंगा, 2 दिन और दे दो सर, ऐसा थोड़ा ना होता है। अब मेरे को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। ये क्या करता है, क्योंकि जर्नल के अंदर क्या होता है, सभी प्रकार की एंट्रियां एक ही प्रकार पर, एक ही जगह पर लिखी जाती हैं, हाँ के ना, एक ही बुक के अंदर। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या आ गया, मैं इसको बोल रहा हूं, मैं भाई कोई और तरीका ढूंढ। कहता सर मैंने ना एक और कॉन्सेप्ट सुना हुआ है। मैंने कहा कौन सा, बता तो सही। कहता जी एक ना कॉन्सेप्ट है हमारा सब्सिडरी बुक वाला, उसके अंदर हम क्या करते हैं, सेल की अलग, परचेज की अलग, कैश वाली अलग, सेल रिटर्न अलग, परचेज रिटर्न अलग। तो अब मैंने इससे पूछूंगा बता सेल कितनी, सीधी सेल बुक उठाएगा, उसमें सारी सेल ही तो लिखी होगी, 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक जितनी सेल होगी टोटल मारेगा, काम खत्म, हाँ के ना। परचेज पूछूंगा, परचेज बुक उठाएगा। तो ये कौन करते हैं, बेसिकली जो बड़ी एंटिटीज है वो करती है। क्लियर होगी मेरी चीज, ये चीज। तो ये हम क्या करते हैं, ये क्या वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है? क्या उसको भी सेकेंडली मेरे को कहां पर ट्रांसफर करना है, लेजर में करना है? तो मेरे को वहां पर लेजर में कौन सा नंबर, उसको कहते हैं लेजर फोलियो, ध्यान रखना। जर्नल जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल वाला चैप्टर देखोगे वहां पर भी तुम्हें लेजर फोलियो देना पड़ता है। जो तुम सब्सिडरी बुक वाला चैप्टर देखोगे 11th की बुक, वहां पर भी देखना कि लेजर फोलियो नंबर देना होता है कि लेजर में ये कहां पर है, इसका अकाउंट। क्लियर होगी? और लेजर में लिखा होता है जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो का मतलब कि ये जर्नल में कहां पर एंट्री, समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये क्रॉस चेक करने के लिए दिया होता है। कैश बुक तो मेंटेन करनी है, वहां तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में मिलेगा क्या? यहां तो क्या मतलब है, यह तो लास्ट डे पे बना रहे हैं हम, समझ रहे मेरी बात? तो इसमें हमें जर्नल फोलियो के, यहां लेजर फोलियो की जरूरत नहीं है। बैठ सकते जी, थैंक यू सो मच। ओके, ओके, अभी ध्यान से एक चीज समझना, यहां तक हमें पल्ले पड़ गया पक्का? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ओके। जस्ट 5 मिनट्स और मैं बस सम अप कर रहा हूं। इसके बाद एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में थोड़े से विचार रखने हैं। ओके,